आज की इस वीडियो में हम करेंगे विजन आईएएस की तरफ से आने वाले मंथली मैगजीन जुलाई 2025 का चौथा भाग सिक्योरिटी। इस वीडियो में हम सिक्योरिटी के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। क्वांटम साइबर रेडिनेस। हाल ही में जुलाई 2025 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटवाए, सर्टेन और साइबर सिक्योरिटी कंपनी सीसा ने मिलकर एक खास दस्तावेज लॉन्च किया जिसका नाम है ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडिनेस। इसका मकसद है हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना, खासकर साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब सवाल ये है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी इतनी खास क्यों है। क्वांटम कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर से लाखों गुना तेजी से काम कर सकते हैं। ये जटिल गणित के सवाल, मशीन लर्निंग और लॉजिस्टिक्स जैसे कामों को बहुत तेजी से हल कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी मौजूदा साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा भी बन सकते हैं। पहला खतरा है हमारे मौजूदा एन्क्रिप्शन सिस्टम। हम जो पासवर्ड और डेटा सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हैं जैसे RSA, उसे क्वांटम कंप्यूटर आसानी से तोड़ सकते हैं, यानी हमारा डेटा अब सुरक्षित नहीं रहेगा। इस दस्तावेज में चेतावनी दी गई है कि 2030 के बाद का कोई भी डेटा जो लंबे समय तक सुरक्षित रहना चाहिए वो अभी से खतरे में है। अब कुछ खास साइबर खतरों के बारे में जानते हैं। पहला है हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर अटैक। इसका मतलब है कि हैकर्स आज आपका एनक्रिप्टेड डेटा चुरा लेते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं। जब भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर आएंगे तो वो उस डेटा को डिक्रिप्ट कर लेंगे, यानी आपका आज का सुरक्षित डेटा बाद में असुरक्षित हो सकता है। दूसरा खतरा है सिक्योर चैनल डिक्रिप्शन। क्वांटम कंप्यूटर हमारी गोपनीय बातचीत जैसे कि रक्षा से जुड़े संदेश को सुन सकते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। तीसरा सिग्नेचर इम्पर्सनेशन। इसका मतलब है कि हैकर्स क्वांटम कंप्यूटर की मदद से फर्जी डिजिटल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इससे वो मालवेयर फैला सकते हैं या फिशिंग अटैक कर सकते हैं जिससे आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है। और आखिरी खतरा है न्यू जीरो डे वल्नरेबिलिटीज, यानी ऐसे नए खतरे जो अभी हमें पता भी नहीं हैं। क्वांटम कंप्यूटर नए तरीकों से हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ सकते हैं और हमें नए क्वांटम रेसिस्टेंट सिस्टम में शिफ्ट होने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए भारत द्वारा किए जा रहे हैं इनिशिएटिव को आप जहां पर देख सकते हैं। क्वांटम साइबर रेडिनेस के लिए रोड मैप के बारे में बात करते हैं। आधारभूत मूल्यांकन और रणनीतिक योजना। व्हाइट पेपर में क्वांटम बिल ऑफ मटेरियल्स या क्यूबॉम की बात की गई है। ये एक तरह का इन्वेंट्री है जो बताएगा कि हमारे सिस्टम में कौन से क्रिप्टोग्राफिक टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि कहाँ खतरा ज्यादा है। हमें क्वांटम सुरक्षित सिस्टम के लिए क्या खरीदना चाहिए, अपग्रेड की योजना कैसे बनानी है और नियमों का पालन कैसे करना है। इसके अलावा आधारित रिस्क असेसमेंट का भी जिक्र है। मशीन लर्निंग की मदद से हम पैटर्न देख सकते हैं कि हमारे क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में कहाँ कमजोरी है। ये हमें पहले से खतरे ढूंढने में मदद करेगा। टेक्नोलॉजी की तैयारी और क्षमता निर्माण। हमें पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को अपनाना होगा, यानी ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम जो क्वांटम कंप्यूटर के हमलों से बचे रहें, लेकिन इसे सीधे लागू नहीं कर सकते। पहले NPQC सिस्टम्स को अच्छे से टेस्ट और वैलिडेट करना होगा। इसके लिए हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी अपनानी होगी, यानी पुराने और नए क्वांटम रेसिस्टेंट एल्गोरिदम को एक साथ इस्तेमाल करना। ये एक स्मार्ट तरीका है जिससे हम धीरे धीरे क्वांटम सुरक्षित सिस्टम की ओर बढ़ सकते हैं बिना पुराने सिस्टम को पूरी तरह छोड़े। चरणबद्ध तरीके से लागू करना। PQC को सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि पूरे संगठन के वर्कफ्लो में शामिल करना होगा, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सुरक्षित करना, ऑटोमेटेड की मैनेजमेंट और सिग्निंग प्रोसेस को अपनाना। इसके लिए कुछ जरूरी कदम हैं। सिक्योरिटी और ICT पॉलिसीज को अपडेट करना ताकि सिर्फ मान्यता प्राप्त PQC एल्गोरिदम इस्तेमाल हों। अप्रूव्ड टूल्स की लिस्ट बनाना। अपने सिस्टम के साथ साथ वेंडर सिस्टम में भी इन स्टैंडर्ड्स को लागू करना। मजबूती, निगरानी और भविष्य की तैयारी। आखिरी स्टेप है अपने सिस्टम को मजबूत और भविष्य के लिए तैयार रखना। इसके लिए व्हाइट पेपर में कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लोर करना। ये एक फिजिक्स आधारित सिक्योरिटी मॉडल है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर काम करता है। दो तरह के डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम का इस्तेमाल। MLESA मतलब मॉड्यूल लैटिस बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। SLHDSA मतलब स्टेटलेस हैश बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। ये दोनों बड़े क्रिप्टोग्राफिक पेलोड्स के साथ काम करते हैं और ज्यादा कंप्यूटेशन पावर मांगते हैं। इनका इस्तेमाल खास तौर पर सरकारी दस्तावेज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कानूनी दस्तावेजों में किया जा सकता है। इसके अलावा हमें लगातार अपने सिस्टम की निगरानी करनी होगी ताकि नए खतरे सामने आने पर तुरंत कार्रवाई हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक संयुक्त मिशन है। इसका नाम कश्मीर के महादेव पीक और वहां की उबड़-खाबड़ पहाड़ी जमीन से प्रेरित है। ये ऑपरेशन 28 जुलाई 2025 को शुरू हुआ
जब खुफिया जानकारी के आधार पर श्रीनगर के पास लिद्वास इलाके में आतंकवादी गतिविधियां पकड़ी गईं। इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य था कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने वाले विदेशी आतंकवादियों को खत्म करना। ये आतंकवादी पाकिस्तान आधारित ग्रुप जैसे लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन से भारत में हमले कर रहे थे। खास तौर पर इस ऑपरेशन में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को निशाना बनाया गया, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इस ऑपरेशन दौरान 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिन्हें मार गिराया गया। इनमें से एक आतंकवादी जिब्रान लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था, जिसका संबंध अक्टूबर 2023 के सोनमर्ग टनल हमले से भी था। ऑपरेशन मेड मैक्स। ऑपरेशन मेड मैक्स एनसीबी का एक खास मिशन था, जिसका उद्देश्य अवैध दवा व्यापार को खत्म करना था। इस ऑपरेशन में एनसीबी ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह को ध्वस्त किया, जो 4 महाद्वीपों एशिया, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित दवाओं की तस्करी कर रहा था। ये अभियान 25 मई 2025 को दिल्ली के मंडी हाउस के पास एक गाड़ी की तलाशी से शुरू हुआ, जहां से 3.7 किलोग्राम ट्रामाडोल टैबलेट्स बरामद हुई। इस गिरोह ने बहुत ही चालाकी से काम किया। उनके तरीके थे एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये लोग गुप्त डिजिटल ऐप्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते थे, जो हैकर्स की तरह सुरक्षित थीं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल। दवाओं को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए वो ड्रॉप शिपिंग का इस्तेमाल करते थे, जिसमें सामान बिना स्टोर किए डायरेक्ट भेजा जाता था। क्रिप्टोकरेंसी। पैसे के लेन देन के लिए वो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते थे, ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। ये नेटवर्क दिखाता है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, क्रिप्टोकरेंसी और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल आजकल अवैध व्यापार में हो रहा है। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17 भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 7 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का एक प्रोग्राम है। ये शिप्स शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स का अगला संस्करण हैं, जो पहले से नौसेना में सेवा दे रहे हैं। प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाए जा रहे शिप्स ज्यादा आधुनिक और ताकतवर हैं। INS उदयगिरी, जो इस प्रोजेक्ट का दूसरा शिप है, 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। फ्रिगेट एक मल्टीरोल युद्धपोत होता है। यह नौसेना के बेड़े को दुश्मन के जहाजों से बचता है। यह हवा से आने वाले खतरों, जैसे मिसाइलों या विमानों से सुरक्षा करता है। ये जहाज समुद्र में लंबी दूरी तक ऑपरेट कर सकते हैं और कई तरह के खतरों से निपट सकते हैं। प्रोजेक्ट 17 की खासियतें। P-17 क्लास का अपग्रेडेड वर्जन P-17A है। प्रोजेक्ट 17 के शिप्स में कई खास फीचर्स हैं, जो इन्हें शिवालिक क्लास से बेहतर बनाते हैं। इन जहाज़ों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल है। इन जहाज़ों में स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार और सेंसर हैं, जैसे 8 ब्रह्मोस एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स, जो मैक 3 की स्पीड से चलती हैं। एक अपग्रेडेड OTO मेलारा 76 mm नेवल गन, जो मिसाइलों और हवाई खतरों से निपट सकती है। बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल्स, AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, टॉर्पीडो लॉन्चर और RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर। ये फ्रिगेट्स खुले समुद्र में काम कर सकते हैं और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपट सकते हैं। इन जहाज़ों में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री है। 200 से ज्यादा छोटे बड़े उद्यमों ने इसमें योगदान दिया है। ये भारत में बनने वाली पहली बड़ी जहाज श्रेणी है, जिसमें इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हुआ है, यानी जहाज के अलग अलग हिस्सों को पहले बनाया जाता है और फिर जोड़ा जाता है, जिससे निर्माण तेज और कुशल होता है। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट एक पूरी तरह से स्वदेशी रॉकेट सिस्टम है, जिसे भारतीय नौसेना के जहाज़ों से दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत यह है कि ये पनडुब्बियों को अलग अलग गहराइयों पर नष्ट कर सकता है। हाल ही में 23 जून से 7 जुलाई 2025 तक INS कवरत्ती से इसके यूजर ट्रायल्स पूरे किए गए, जिसमें 17 एयरस्ट्र रॉकेट्स का अलग अलग रेंज पर सफल टेस्ट हुआ। एयरस्ट्र की खासियतें। एयरस्ट्र एक पूर्णतया स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट है, जिसका उपयोग पनडुब्बियों से लड़ने के लिए किया जाता है तथा इसे भारतीय नौसेना के जहाज़ों से दागा जाता है। इसमें 2 मोटरों वाला कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसे 500 मीटर से 8.9 किलोमीटर तक की रेंज में सटीकता के साथ काम करने की क्षमता देता है। ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों मोड में काम कर सकता है। इसमें स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज है, जो रॉकेट को सही समय पर ब्लास्ट करने में मदद करता है। इसका वॉरहेड पानी के अंदर ब्लास्ट करके पनडुब्बियों को नष्ट करता है, जिसे जहाज के सोनार सिस्टम ने टेस्ट में वेरीफाई किया। एयरस्ट्र को DRDO की पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, जिसमें हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी और नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी ने भी योगदान दिया। इसका प्रोडक्शन भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद और सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड नागपुर कर रहे हैं। अस्त्रा मिसाइल। अस्त्र एक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है,
जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल दुश्मन के विमानों को इतनी दूरी से निशाना बना सकती है जहां से पायलट उसे आंखों से नहीं देख सकता। हाल ही में 30 जुलाई 2025 को डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर जेट से अस्त्र मिसाइल का सफल टेस्ट किया, जिसमें स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का इस्तेमाल हुआ। अस्त्र मिसाइल की खासियतें। ये मिसाइल तेज गति से उड़ने वाले और तेजी से दिशा बदलने वाले सुपरसोनिक विमानों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी ये बहुत दूर से दुश्मन के विमान को मार सकती है। ये मिसाइल दिन रात किसी भी मौसम में काम कर सकती है, चाहे बारिश हो, कोहरा हो या रात का अंधेरा। मिसाइल में लगा RF सीकर इसे सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। ये सीकर दुश्मन के विमान को ट्रैक करता है और मिसाइल को सही दिशा में ले जाता है। इसमें आधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम हैं, जो इसे सटीक और भरोसेमंद बनाते हैं। इसे Su-30 MKI, तेजस, MiG-29 और अन्य फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल। प्रलय एक स्वदेशी सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने अन्य डीआरडीओ लैब्स के साथ मिलकर बनाया है। इसे 28 और 29 जुलाई 2025 को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से टेस्ट किया गया, जहां इसने सभी मिशन लक्ष्यों को पूरा किया। प्रलय मिसाइल की खासियतें। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है और बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एक तय रास्ते पर चलती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है और मैन्यूवर्स कर सकती है। इससे इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल मैक 5 से ज्यादा रफ्तार से उड़ सकती है, जिससे दुश्मन को जवाब देने का समय कम मिलता है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, जो इसे सामरिक हमलों के लिए आदर्श बनाती है। ये 350 से 1000 किलोग्राम तक वजन ले जा सकती है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव प्रीफॉर्म्ड फ्रेगमेंटेशन, पेनेट्रेशन कमब्लास्ट और रनवे डिनायल पेनेट्रेशन सबम्यूनिशन जैसे कॉन्वेंशनल वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। प्रलय में वही कंपोजिट प्रोपेलेंट इस्तेमाल होता है जो हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी ने के मिसाइल फैमिली के लिए बनाया था। ये प्रोपेलेंट अग्नि मिसाइलों की तुलना में ज्यादा ऊर्जा देता है। इसे 10 मिनट में तैयार और 60 सेकंड में लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे युद्ध में तेजी से इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस इन न्यूज। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 2005 से हर साल आयोजित होता है। इसकी 14वीं संस्करण 30 जुलाई 2025 को जोधपुर, राजस्थान में शुरू हुई और 4 अगस्त 2025 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और संयुक्त प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाना है, खासकर संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत। अभ्यास का प्रारूप और फोकस। टेबल टॉप और कंप्यूटर आधारित वॉरगेम। इस बार का अभ्यास एक टेबल टॉप एक्सरसाइज और कंप्यूटर बेस्ड वॉरगेम के रूप में आयोजित किया गया। इसका मतलब है कि असल में युद्ध का मैदान तैयार करने की बजाय कमांडर टेबल पर सिमुलेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए युद्ध की रणनीतियों का अभ्यास करते हैं। मैकेनाइज्ड वारफेयर। इसका फोकस मैकेनाइज्ड युद्ध की रणनीतियों को मान्य करना है। ये अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि दोनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्ध के हालात में प्रभावी ढंग से काम कर सकें। संयुक्त राष्ट्र मिशन। ये अभ्यास UN शांति मिशनों के लिए संयुक्त समन्वय को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, ताकि दोनों सेनाएं बहुराष्ट्रीय मिशनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। भारत NCX। भारत NCX 2025 एक राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी अभ्यास है, जिसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात ने मिलकर आयोजित किया। इसका उद्घाटन 21 जुलाई 2025 को हुआ। ये अभ्यास भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और वास्तविक दुनिया के साइबर हमलों का सामना करने की तैयारी के लिए है। उद्देश्य। ये अभ्यास सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों को साइबर खतरों से निपटने के लिए तैयार करता है, ताकि भारत की साइबर सुरक्षा मजबूत हो। इसमें साइबर हमलों की नकली परिस्थितियां बनाई जाती हैं, ताकि साइबर डिफेंस और जवाबी कार्रवाई की प्रैक्टिस हो सके। मुख्य विशेषताएं। ये सिमुलेशन वास्तविक साइबर हमलों की तरह होते हैं, जहां IT और OT सिस्टम पर हमले का अनुकरण किया जाता है। इससे साइबर डिफेंडर्स को वास्तविक हालात में काम करने का अनुभव मिलता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से साइबर डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जो साइबर खतरों को जल्दी पहचानने और उनका जवाब देने में मदद करती है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1994 में एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से हुई थी। 32वां संस्करण 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक सिंगापुर में आयोजित हुआ। यह भारत का किसी भी देश के साथ सबसे लंबा निरंतर चलने वाला समुद्री अभ्यास है।
भारत की विजन सागर और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समर्थन देना, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर जोर देती है। टालिस्मान सेबर एक्सरसाइज। तलिस्मान सेबर ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में होने वाला एक बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो हर 2 साल में आयोजित होता है। इसकी 11वीं संस्करण 13 जुलाई 2025 को सिडनी के गार्डन आइलैंड में HMAS एडिलेड जहाज पर एक उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुई। ये अभ्यास 3 हफ्तों तक चला और 4 अगस्त 2025 को खत्म हुआ। इस बार ये ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत युद्ध अभ्यास था। इस अभ्यास में 19 देशों के 35,000 से ज्यादा सैन्य कर्मी शामिल हुए। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा और यूनाइटेड किंगडम। मलेशिया और वियतनाम ने पर्यवेक्षक के तौर पर हिस्सा लिया। अभ्यास में जमीन, समुद्र, हवा, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में ऑपरेशंस शामिल थे, जो इसे एक ऑल डोमेन युद्ध प्रशिक्षण बनाता है। स्थान। ये अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटोरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और क्रिसमस आइलैंड में हुआ। पहली बार पापुआ न्यू गिनी में भी कुछ गतिविधियां हुईं। भारत ने इस अभ्यास में पहली बार महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय नौसेना ने इंस सतपुरा को तैनात किया, जो समुद्री ऑपरेशंस और संयुक्त युद्ध ड्रिल्स में शामिल हुआ। जामाता, जिसका जापानी में इसका मतलब होता है फिर मिलेंगे, भारत और जापान कोस्ट गार्ड के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। ये अभ्यास 12 जुलाई 2025 को चेन्नई तट के पास आयोजित हुआ। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा 7 जुलाई 2025 को चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा था, जो अपनी ग्लोबल ओशन वॉयज ट्रेनिंग मिशन का हिस्सा था। इस अभ्यास का आयोजन 2006 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन के तहत हुआ, जो भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी को मजबूत करता है। जामाता के उद्देश्य: दोनों कोस्ट गार्ड्स की समुद्री ऑपरेशंस में दक्षता और कौशल को बेहतर करना, समुद्री सुरक्षा, तलाशी और आपातकालीन स्थिति में जवाबी कार्रवाई जैसे कौशलों को मजबूत करना, दोनों देशों के कोस्ट गार्ड्स के बीच तालमेल बढ़ाना, ताकि संयुक्त ऑपरेशंस को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जा सके। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नोनेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले।